नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसके तहत अभी तक हम लोगों ने आधुनिक बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार के इतिहास को संपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं और इसी क्रम में आज से हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज पहले क्लास में हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत एवं प्रमुख विदेशी यात्रियों से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से सॉल्व करेंगे तथा साथ ही इन दोनों टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको व्याख्या के माध्यम से इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आधुनिक बिहार के इतिहास के संपूर्ण इतिहास को हम लोग 11 वीडियो के माध्यम से और फिर मध्यकालीन बिहार के संपूर्ण इतिहास को हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया है। तो आज से हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहले क्लास में हम लोग 50 एमसीक्यू प्लस व्याख्या को 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनमें शामिल है बिहार के इतिहास के स्रोत एवं प्रमुख विदेशी यात्री। तो दोस्तों, समय बिना जाया करते हुए आज के पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग देख ले कि प्राचीन बिहार के इतिहास के तहत हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें शामिल है इतिहास के स्रोत, फिर प्रमुख विदेशी यात्री, फिर पूर्व ऐतिहासिक बिहार, उसके बाद ऐतिहासिक काल जिसमें वैदिक उत्तर वैदिक काल आता है, उसके बाद महाजनपद काल, उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म क्योंकि इन दोनों धर्मों की शुरुआत बिहार से ही हुई है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग मगध साम्राज्य का उत्थान और उससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मौर्य साम्राज्य एवं मौर्योत्तर बिहार, फिर गुप्तकालीन बिहार, फिर परवर्ती गुप्त शासक, फिर गुप्तोत्तर बिहार और अंत में प्राचीन बिहार के इतिहास के पालकालीन बिहार से संबंधित सारे प्रश्न को, सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे कि इन टॉपिक से एक भी प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो हम लोग उसको कॉन्फिडेंट के साथ बना के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन है आपके सामने यात्रा वृत्तांत, पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, भग्नावशेष, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई यानी उपरोक्त और ऑप्शन ई में भी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये जितने भी विकल्प हैं वो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का स्रोत। अब व्याख्या के माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें कवर होता है। और दोस्तों, हमारे जितने भी प्रश्नोत्तर होते हैं उसमें व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। व्याख्या आपको एक नोट्स की तरह काम करेगा जिससे आप उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके समझते जाते हैं। तो मेरे व्याख्या को ना ध्यान से सुनिएगा। अब व्याख्या को हम लोग देखते हैं। बिहार के अध्ययन के लिए पुरातात्विक, साहित्यिक, यात्रा वृत्तांत एवं अन्य विदेशी स्रोत उपलब्ध है। बिहार से पुरातात्विक सामग्रियों के ऐसे स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं जिनमें बिहार के संदर्भ में अध्ययन को निश्चित दिशा मिलती है। प्राचीन बिहार के इतिहास के विषय में जानकारी के मुख्य 4 स्रोत प्राप्त होती है जिनमें विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं धर्म ग्रंथ और भग्नावशेष। इन सारे के अध्ययन के बाद आपको प्राचीन बिहार के इतिहास के ना महत्वपूर्ण स्रोत आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। प्राचीन बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है। प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में काफ़ी जानकारी देते हैं। यानी ये जो लोग हैं ना, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग, ये प्राचीन बिहार के समय भारत में प्राचीन काल में भारत आए थे और खासकर बिहार आए थे। और इनके जो यात्रा वृत्तांत से इनके जो पुस्तक या रचना है ना, उनसे बिहार के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनफैक्ट भारत के इतिहास को समझने के लिए भी इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वही है, ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ई ऑप्शन सही होगा इसका। वहीं रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ट्रेवनियर, विशप हैबर इत्यादि यूरोपीय यात्री
मध्यकालीन बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी नीचे देते हैं यूरोपीय यात्री, और फिर मेगस्थनीज, फायान, हेनसांग, इत्सिंग इत्यादि जैसे जो विदेशी यात्री है वो प्राचीन बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन बिहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मध्यकाल पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था कि पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, रॉल्फ फिंच, एडवर्ड टेरी, ट्रेवनियर, बिशप हैपर, ये जितने भी यूरोपियन यात्री थे इनसे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को जानने के काफी स्रोत मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने अथर्ववेद से, सामवेद से, वायु पुराण से, शतपथ ब्राह्मण से, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। अब व्याख्या में हम लोग देखते हैं, साहित्यिक स्रोतों में बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। जो पहली बार बिहार के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है ना, बिहार जो वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र है उससे संबंध में प्रथम जानकारी हम लोगों को जो साहित्यिक रचना मिलती है उसमें है शतपथ ब्राह्मण। इनके अलावा रामायण, महाभारत, पुराण के अलावा बौद्ध ग्रंथ जिनमें अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक और जैन रचनाएं जैसे भगवती सूत्र में भी बिहार के संदर्भ में के विवरण में प्रमुख स्रोत है। लेकिन प्रथम जो साहित्यिक रचना है जो बिहार के क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा की है वो है शतपथ ब्राह्मण। इसको आप याद कर लीजिएगा एकदम से। आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन बिहार के इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है आपके सामने अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, यानी ये जो चारों जो रचनाएं हैं जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, ये सारे जो रचनाएं हैं मौर्यकालीन बिहार के इतिहास के जो स्रोत है ना, महत्वपूर्ण स्रोत है। अब व्याख्या में देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य, कलहन की राजतरंगिणी, ये सारी जो रचनाएं हैं मौर्यकालीन बिहार के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। गुप्तकालीन बिहार का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन है आपके सामने आर्यभट्टियम, मालविकाग्निमित्रम, आर्य मंजूषी, मूलकल्प। उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गुप्तकालीन मौर्यकालीन बिहार के स्रोत हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से रचनाएं हैं जो मौर्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी देती हैं। अब गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी के जो स्रोत हैं वो उनमें ये सभी शामिल है, यानी इसका उत्तर ई होगा। गुप्तकालीन बिहार का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है कहां से? सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से, वैशाली से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी सहसराम, जिसे वर्तमान में सासाराम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब व्याख्या में हम लोग देखते हैं। अशोक का एक लघु शिलालेख बिहार के सहसराम से प्राप्त हुआ है। बिहार से जितनी भी मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा प्राकृत है। मौर्यकालीन जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा क्या है? प्राकृत है, एवं लिपि ब्राह्मी है। साथ ही मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य बिहार के पाटलिपुत्र, राजगीर एवं गया के बराबर से प्राप्त हुए हैं। इस व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा, आपको कई सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। एक तो अशोक का लघु शिलालेख सहस्राम से प्राप्त हुआ है। बिहार में जितने भी मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा क्या है? प्राकृत है, और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और मौर्यकालीन स्थापत्य कला के जो साक्ष्य हैं बिहार में कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो पाटलिपुत्रा से, राजगीर से, गया के बराबर से, जो बराबर की पहाड़ी है वहां से। तो आप इन सारे व्याख्या को आप इत्मीनान से पढ़िएगा। अब आगे के प्रश्न यहीं से निकलेंगे। अब
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। ऑप्शन है आपके सामने संस्कृत, प्राकृत, ए और बी दोनों, उर्दू, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है, तो इसका उत्तर देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी प्राकृत, और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी चर्चा की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, कौन सी लिपि है? ऑप्शन है आपके सामने खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी, देवनागरी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी उत्तर पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ लिया है और सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ब्राह्मी। तो भाषा कौन सी? प्राकृत, और लिपि कौन सी? ब्राह्मी। बिहार से जितने भी अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके सामने पाटलिपुत्र से, राजगृह से, गया के बराबर से, उपरोक्त सभी जगहों से, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी उत्तर पिछले प्रश्न की व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ा था और सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी जगहों से, यानी पाटलिपुत्रा से भी, राजगीर से भी और गया के बराबर से भी मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य मिले हैं। और जो भी अभिलेख हैं वो, और अशोक के लघु शिलालेख प्रथम कहाँ से मिले हैं? सहस्राम से। जितने भी मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मी। और कहाँ कहाँ से स्थापत्य कला के साक्ष्य मिले हैं? पाटलिपुत्र से, राजगीर से और गया के बराबर से, बराबर की पहाड़ी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शेरशाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 12वां प्रश्न। पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? अब हम लोग मुगल शासक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला मुगल शासक कौन था जिनके अभिलेख बिहार में मिले? ऑप्शन है आपके सामने बाबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी अकबर। वह पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? बीपीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछे गए और खासकर बिहार से जितने भी एग्जाम होते हैं ना, इसमें ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन है आपके सामने घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग मेगास्थनीज के बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। मेगास्थनीज एक यूनानी था, यूनानी दूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर 315 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्हीं के दरबार में यूनानी दूत जो था मेगास्थनीज आया था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर 315 ईस्वी में। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है। यह यूनानी शब्द है। पाटलिपुत्रा के बदले उसने पोलीब्रोथा कहा है। किसको? पाटलिपुत्रा को। किसने? मेगास्थनीज ने। आगे बढ़ते हैं। अब इस व्याख्या के बाद कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और आप अगर व्याख्या को ध्यान से पढ़े होंगे तो सारे प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके सामने इत्सिंग, फाहियान, मेगास्थनीज, इब्न बतूता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर लिए हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी मेगास्थनीज। इंडिका की रचना मेगास्थनीज। आगे बढ़ते हैं। इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? ऑप्शन है आपके सामने महाबिहार, पोलीब्रोथा, मालिनी, चंपा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी पोलीब्रोथा। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में सीरियन नरेश एंटीओकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? सीरिया का नरेश जो था एंटीओकस, उसने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। तो किस मौर्य शासक के काल में? तो ऑप्शन है आपके सामने घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार,
अशोक, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब इसको देख लेते हैं डाईमेकस के बारे में, संक्षिप्त में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह सीरियन नरेश एंटीओकस का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसका दूत बनकर किसका दूत बनकर डाईमेकस पाटलिपुत्र आया था? तो सीरियन नरेश एंटीओकस का। ठीक, इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। मेगस्थनीज के बाद यह आया था, इसलिए उसका उत्तराधिकारी भी माना जाता है। डाईमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत भी लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है आपके सामने हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं फाहियान के बारे में। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में चीन, मध्य एशिया, पेशावर होते हुए स्थल मार्ग से भारत आया था। पूछता भी है क्वेश्चन में कि फाहियान भारत आया था, क्रम बताया था, कौन कौन सा क्रम होके भारत आया था? तो चीन हो गया, फिर मध्य एशिया, फिर पेशावर होते हुए भारत स्थल मार्ग से पहुंचा, भारत आया। ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौट गया। क्वेश्चन ये उठता है, पूछे भी जाते हैं कि कौन सा चीनी यात्री स्थल मार्ग से भारत आया और जल मार्ग से लौट गया? तो वो है फाहियान। अब स्थल मार्ग से कैसे आया? तो चीन, फिर मध्य एशिया, फिर पेशावर होते हुए भारत पहुंचा। उस समय पेशावर भी भारत का ही पार्ट था। और फिर ताम्रलिप्ति का जो बंदरगाह है उससे श्रीलंका, और फिर पूर्वी का जो द्वीप है उससे होते हुए फिर चीन लौट गया। ठीक है, और कब आया? 399 ईस्वी में। और कब लौटा? 414 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक था। ठीक, इसने पाटलिपुत्र, नालंदा, गया, राजगीर की यात्रा की। इसने गया के गृधकुट पहाड़ी का दर्शन भी किया, जहां पर वह दर्शन करते समय इतना भावुक हो गया कि फूट फूट कर रो पड़ा। यह 3 वर्षों तक पाटलिपुत्रा में रहा तथा इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की खोज करना था। तो यह है फाहियान के बारे में एक संपूर्ण एवं विस्तृत चर्चा। अब इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आपने इसको 1 से 2 बार सुन लिया तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे फाहियान के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। फाहियान बिहार में कहां कहां भ्रमण किया था? ऑप्शन है आपके सामने पाटलिपुत्र, नालंदा, गया, राजगीर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा कर ली है और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। और यहां पे आप देख सकते हैं इसने यानी फाहियान ने पाटलिपुत्र, नालंदा, गया और राजगीर की यात्रा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान भारत में रहा था, कब से कब तक रहा था? ऑप्शन है आपके सामने 673 से 692 ईस्वी के बीच, 630 से 644 ईस्वी के बीच, 315 ईसा पूर्व में, 344 से 414 ईस्वी के बीच। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न की व्याख्या अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो इसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच में वह भारत में रहा था। कौन? फाहियान। अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान कितने वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा था? पूरे 15 वर्ष तो भारत में रहा। और पाटलिपुत्रा में वो कितना दिन रहा? ऑप्शन है आपके सामने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 3 वर्ष। और ये सारे प्रश्न पिछले प्रश्न के व्याख्या में आपको मिले होंगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? अब फाहियान की चर्चा हो गई, अब हेनसांग पर आते हैं। हम लोगों ने मेगस्थनीज के बारे में पूरा पढ़ लिया, फिर फाहियान के बारे में पढ़ लिया, फिर हेनसांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है आपके सामने हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। ये लिंक आप याद रखिएगा।
हेनसांग, हर्षवर्धन। एच से दोनों आता है, ह से दोनों आता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी हर्षवर्धन। अब व्याख्या में हेनसांग के बारे में, जिसे चीनी भाषा में चुआनचांग, इनका चीनी भाषा नाम है चुआनचांग, जिसको हम लोग हेनसांग कहते हैं। इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया तथा 630 ईस्वी से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब इस व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। भारत में कब से कब तक रहा? तो 630 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। हेनसांग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि, इन 3 नामों से उसे पुकारा जाता है। चीनी नाम इसका क्या है? चुआनचांग। तो फाहियान कब से कब तक रहा भारत में? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन 630 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। और मेगस्थनीज कब भारत आया था? तो 315 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व में, यानी ईस्वी के पहले की बात है वो, और ये ईस्वी की बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग भारत की यात्रा की थी, मीन्स कब से कब तक? ऑप्शन है आपके सामने 673 से 692 ईस्वी के बीच, 630 से 644 ईस्वी के बीच, 315 ईसा पूर्व में, 399 से 414 ईस्वी के बीच, और ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच। अब हम लोग जितने ये ऑप्शन है ना, इनमें कोई ना कोई भारत आया है। तो हम लोगों ने जान लिया, एक तो 315 में मेगस्थनीज, 630 से 644 के बीच कौन? हेनसांग, 344 से 414 के बीच फाहियान। अब एक बचता है 673 से 692, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। आप लोग बस इस वीडियो को आराम से सुनते रहिए। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग को और किस नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि, उपरोक्त तीनों ही नामों से, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपरोक्त तीनों ही नामों से हेनसांग को पुकारा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। तो क्वेश्चन आ जाता है, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग। किस चीनी यात्री को नीति का पंडित कहा जाता है? हेनसांग। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? तो हेनसांग। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे रिपीट करते हुए। अगला प्रश्न लेते हैं, चीनी यात्री हेनसांग भारत किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन है आपके सामने, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करने, ए और बी दोनों ही उद्देश्य से, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ का संग्रह करने के भी उद्देश्य से, और डी ऑप्शन है युद्ध करने के उद्देश्य से, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करने, इन दोनों ही उद्देश्यों से चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। और इसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न के व्याख्या में नहीं किए थे, इसलिए अब हम लोग कर लेते हैं व्याख्या। आप इत्मीनान से सुनिएगा। चीनी यात्री हेनसांग भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। CU की इसकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित पुस्तक है। तो भारत यात्रा वृत्तांत पे उसने जो पुस्तक लिखी है, किसने? हेनसांग ने। उसका नाम है CU की, यह एक चीनी शब्द है। हेनसांग के अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र था। कौन? उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? नालंदा। यहां विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। उस समय यहां 8,500 छात्र और 1,510 आचार्य थे। ये हेनसांग के यात्रा वृत्तांत में सारे वर्णन किया गया है। इसने यानी किसने? हेनसांग ने पाटलिपुत्र, नालंदा, गया, उज्जैन का भ्रमण किया है। बिहार में कहाँ कहाँ वो गया, उसके बाद उज्जैन भी गया। तो ठीक है, इस व्याख्या से आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और उसके उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग की भारत यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचना है। ऑप्शन है आपके सामने, इंडिका तो नहीं, क्योंकि इंडिका तो मेगस्थनीज की है। ऑप्शन बी, पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी ऑप्शन है CU की, डी ऑप्शन है जियोग्राफी, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी CU की, चीनी यात्री हेनसांग की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हेनसांग के अनुसार भारत का कौन सा शहर
उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन है आपके सामने पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, गया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी नालंदा। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इन सब की चर्चा कर लिए हैं। नालंदा उत्तरी भारत में आधुनिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र नालंदा था। किनके अनुसार? हेनसांग के अनुसार। अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत की यात्रा की थी। हम लोगों ने मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग की चर्चा कर लिए। अब आते हैं इत्सिंग। और ये सारे ना टॉपिक से प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को ना काफी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन है आपके सामने 673 से 692 के बीच ईस्वी के बीच, 630 से 644 ईस्वी के बीच, 315 ईसा पूर्व में, 399 से 414 ईस्वी के बीच, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 673 से 692 ईस्वी के बीच में। अब व्याख्या में देख लेते हैं इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग भी एक चीनी यात्री था। यह 673 से 692 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने नालंदा महाविद्यालय में, महाविहार में शिक्षा भी प्राप्त की थी। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5000 भिक्षु, बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो ठीक है, अब हम लोगों ने ये जितने भी ऑप्शन है उससे संबंधित यात्रियों का विवरण हमें पता है। 673 से 612, 673 से 692 इत्सिंग, 630 से 644 हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज, 399 से 414 फाहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, उसके शासन काल में आया था। और ये 315 ईस्वी में मेगास्थनीज किसके काल में आया था? राजदूत बनकर। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, मौर्य काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पिलग्रिमेज ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने इत्सिंग ने, प्लिनी ने, रॉल्फिच ने, हेको ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी हेको। यह कहां का है इनके बारे में देख लेते हैं। यह दक्षिण कोरियाई का बौद्ध भिक्षु था, कोरियाई नागरिक था। यह कोरियाई बौद्ध भिक्षु 8वीं सदी में भारत आया। इसने अपने संस्मरण के रूप में पिलग्रिमेज ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? तो हेको ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों के नाम है। ऑप्शन है आपके सामने फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग, उपरोक्त सभी, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है कि फाहियान भी चीनी है, इत्सिंग भी चीनी है और हेनसांग भी चीनी है, और इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त है, इसलिए इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर होगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न और आज का 30वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामिन ने भारत का भ्रमण किया। ऑप्शन है आपके सामने 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 13वीं शताब्दी में। दोस्तों जितने भी विदेशी यात्री आए हैं आज उन सारे विदेशी यात्रियों को हम लोग कवर कर लेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। धर्म स्वामी के बारे में हम लोग देखते हैं। यह एक तिब्बती था। यह बौद्ध भिक्षु 13वीं शताब्दी में भारत आया। इसके द्वारा किए गए यात्रा वृत्तांत से यह जानकारी मिलती है कि 1197-98 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। इसी के यात्रा वृत्तांत से यह जानकारी मिलती है। और 12वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में उसने नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। और यह 13वीं शताब्दी के शुरुआती ही दौर में भारत आया था। कौन? जो धर्मस्वामीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने यात्रा विवरण में दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत से चर्चा की है? दरभंगा क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने धर्मस्वामीन, मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया कहां का था? यह एक ईरानी यात्री था। यह ईरानी यात्री अकबर के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में मुल्ला तकिया भारत आया था? अकबर में। कहां का था? ईरान का। इसने अपने विवरण में
दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। तो दरभंगा क्षेत्र के संबंध में इसने चर्चा की है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिहार के पर्सपेक्टिव से। ठीक, मुल्ला तकिया मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया। कहाँ का था? ईरान का। किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के शासनकाल में। और दरभंगा के क्षेत्र के संबंध में, वर्तमान जो दरभंगा का क्षेत्र, इसकी विस्तृत चर्चा इसने अपने यात्रा वृत्तांत में की है। मुल्ला तकिया किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए हैं और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन है आपके सामने, मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मुल्ला तकिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है आपके सामने, अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, औरंगजेब के काल में, शाहजहां के काल में। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अकबर के शासनकाल में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ आया था। और मुल्ला तकिया भी अकबर के शासनकाल में ही आया था। अब हम लोग देखते हैं अब्दुल लतीफ के बारे में, जो कि एक ईरानी नागरिक था। यह ईरानी यात्री अकबर के शासनकाल में भारत आया। इसने 1600 ईस्वी में बिहार की यात्रा की थी। तो बिहार कब आया? 1600 ईस्वी में। इसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की थी। किस नदी से? गंगा नदी के मार्ग से। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर और राजमहल का वर्णन किया है। किसने? तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ ने। कब बिहार कब आया था? तो 1600 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मध्यकाल में बिहार आए किस ईरानी यात्री ने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की थी? ऑप्शन है आपके सामने, मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अब्दुल लतीफ। ठीक है, और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग इसकी चर्चा भी कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है आपके सामने, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी जहांगीर के शासनकाल में मोहम्मद सादिक भारत आया था। अब व्याख्या में देख लेते हैं मोहम्मद सादिक के बारे में। यह ईरानी यात्री जहांगीर के शासनकाल में 1619 ईस्वी में अपने पिता के साथ पटना आया। पटना कब आया था? 1619 ईस्वी में। लगभग 4 वर्षों तक यहां रहा। इसके यात्रा वृत्तांत का नाम सुबह ए सादिक है। तो सुबह ए सादिक किसका यात्रा वृत्तांत है? मोहम्मद सादिक का। कब पटना आया था? 1619-20 में। और भारत जब आया था उसमें कौन था मुगल शासक था? तो जहांगीर। तो मुल्ला तकिया अब्दुल लतीफ अकबर के शासनकाल में और मोहम्मद सादिक जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न लेते हैं। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन है आपके सामने, सीयू की, मिर्तुल अहवाल, सुबह ए सादिक, वाकियाते मुस्ताकी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सुबह ए सादिक किसकी रचना है, वृत्तांत है? मोहम्मद सादिक की। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 38वां प्रश्न। मध्यकाल में बिहार आए ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था, यानी धर्म गुरु था? तो ऑप्शन है आपके सामने, अब्दुल लतीफ, मुल्ला तकिया, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मुल्ला बहबहानी एक धर्माचार्य था। ठीक, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। यह भी ईरानी नागरिक था और यह धर्माचार्य था, जो 19वीं सदी में 3 बार बिहार की यात्रा की थी। जब भारत आया था 19वीं सदी में, तो इसने 3 बार बिहार का भ्रमण किया। कब कब? 1807 में, 1808 में और 1809 में। तथा अंत में यह पटना में ही बस गया। 3 बार तो बिहार की यात्रा की, खासकर पटना की यात्रा की, और अंत में क्या? पटना में ही बस गया। इसने पटना को जमीतुल हिंद, यानी भारत का स्वर्ग कहा। किसने? तो ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी ने। इसके यात्रा वृत्तांत को मिर्तुल अहवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस व्याख्या से कई प्रश्न बनते हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। किस ईरानी यात्री ने पटना को
जमीतुल हिंद यानी भारत का स्वर्ग कहा है? ऑप्शन है आपके सामने अब्दुल लतीफ, मुल्ला तकिया, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी मुल्ला बहबहानी। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 40वां प्रश्न। मिर्तुल अहवाल किसकी यात्रा वृतांत है? ऑप्शन है आपके सामने मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी, मोहम्मद सादिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और पिछले प्रश्न की व्याख्या में इसकी हम लोग चर्चा कर ली है और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी मुल्ला बहबहानी ने मिर्तुल अहवाल की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईरानी यात्रियों में से किसने भारत आने के क्रम में बिहार की भी यात्रा की थी? ऑप्शन है आपके सामने अब्दुल लतीफ, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहबहानी, मुल्ला तकिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई यानी उपरोक्त सभी ने ही भारत आने के क्रम में बिहार की भी यात्रा की थी। ये सारे ईरानी नागरिक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने किस मुगल शासक के शासन काल में मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन है आपके सामने अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिच भारत आया था। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं रॉल्फ फिच के बारे में। यह अंग्रेज यात्री, तो रॉल्फ फिच कौन था? अंग्रेज था। 1585 से 87 के बीच अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की यात्रा की तथा 1587 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किया। कब? तो 1587 ईस्वी में रॉल्फ फिच जो कि अंग्रेज था बिहार की यात्रा की थी। भारत में वो 85 से 87 के बीच रहा, ठीक, और बिहार में 87 में आया। इसके अनुसार पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में कहा है कि पटना के लोग जो थे जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे तथा यहाँ के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान थी। तो ये कथन किसका है? अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है आपके सामने 1587, 1590, 1595, 1599, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 1587। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसकी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। 1585 से 87 के बीच में वो भारत में रहा, मुगल साम्राज्य में आया और 87 ईस्वी में बिहार यानी पटना का भी भ्रमण किया था और इसने पटना के बारे में कुछ कहा भी था। नेक्स्ट प्रश्न में उसको हम लोग देखते हैं। किस यूरोपियन यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में कहा है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, रॉल्फ फिच, मेनरिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रॉल्फ फिच। और यह कहां का नागरिक था, यात्री था? तो इंग्लैंड का। अगला प्रश्न, पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है आपके सामने 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1642 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी 1632 ईस्वी में। अब पीटर मुंडी के बारे में हम लोग संक्षेप में पूरी जानकारी जान लेते हैं। यह अंग्रेजों का व्यापारी अधिकारी था, तो ये अंग्रेज हुआ। पीटर मुंडी कौन था? अंग्रेज। रॉल्फ फिच भी अंग्रेज, ठीक। यह व्यापारी था, व्यापारी अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासन काल में भारत आया। पीटर रॉल्फ फिच अकबर के शासन काल में, पीटर मुंडी शाहजहां के काल में। यह 1628 ईस्वी से 1634 ईस्वी तक भारत में रहा। यह 1632 ईस्वी में पटना की यात्रा की थी। पटना कब आया था? 1632 ईस्वी में। इसके अनुसार पटना उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था जहां बड़ी संख्या में मंगोल, ईरानी, अर्मेनियाई व्यापारी बसे हुए थे। कहां? पटना में। तो भारत में कब से कब तक रहा? 1628 से 1634 ईस्वी के बीच शाहजहां के काल में भारत आया था और पटना 1632 ईस्वी में यह आया था। यह एक व्यापारी अधिकारी था। कहां का? अंग्रेज था, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मार्शल ने बिहार की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है आपके सामने 1620 से 21 ईस्वी के बीच, 1650 से 51 के बीच, 1660 से 61 के बीच, 1670 से 71 के बीच। ऑप्शन है ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी 1670 से 1671 के बीच जॉन मार्शल बिहार की यात्रा किया था। तो हम लोग रॉल्फ फिच के बारे में समझ लिए। पीटर, इसके पहले जो था पीटर मुंडी के
क्या कहते हैं, पीटर मुंडी के बारे में हम लोग पूरा समझ लिया। और अब जॉन मार्शल के बारे में, ठीक, अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा व्याख्या में देख लेते हैं। जॉन मार्शल भी क्या था, अंग्रेज था। तो रॉल्फ फिच अंग्रेज, पीटर मुंडी अंग्रेज और जॉन मार्शल भी अंग्रेज। यह अंग्रेज यात्री एक चिकित्सक था, ठीक, जो 1670-71 में पटना आया था। पटना कब आया था, 1670-71 में। इसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन आदि की चर्चा की है। उस समय 1670-71 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, और इस अकाल की चर्चा हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास वाले क्लास में भी की थी, ठीक, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। तथा इस अकाल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.15 यानी 1,15,000 से लगभग लोग मारे गए थे, ठीक, मारे गए थे। तो हम लोगों ने रॉल्फ फिच की चर्चा कर ली, जो कि 1585-87 के बीच भारत में रहा, अकबर के शासनकाल में भारत आया, और 1587 ईस्वी में पटना आया था। फिर हम लोग पीटर मुंडी के बारे में चर्चा की, जो 1628 से 34 के बीच में भारत रहा और 1632 ईस्वी में पटना आया था। अब नेक्स्ट अंग्रेज जॉन मार्शल, जो 1670-71 के बीच में पटना आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 1612 ईस्वी में पटना की यात्रा पर आए हॉलैंड के किस यात्री ने पटना में एक विशेष प्रकार की कश्तियों, जिसे मयूरपंखी कहा जाता था, का वर्णन किया है? ऑप्शन है आपके सामने, मनुची ने, मेनरिक ने, ट्रेविनियर ने, रॉल्फ फिच ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी मेनरिक ने। मेनरिक के बारे में हम जान लेते हैं। यह एक हॉलैंड का नागरिक है, जिसे नीदरलैंड या डच भी कहा जाता है। यह यात्री लगभग 612 ईस्वी में पटना आया था। कब आया था? 612 ईस्वी में। इसने विशेष प्रकार की कश्तियों मयूरपंखी का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। किसने? तो मेनरिक ने। कहाँ का नागरिक था? हॉलैंड का, जिसे डच या नीदरलैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 48वां प्रश्न। मनुची किस देश का यूरोपीय यात्री था जिसने 17वीं शताब्दी के मध्य में शाहजहां के शासनकाल में पटना की यात्रा की थी? ऑप्शन है आपके सामने, इंग्लैंड का, फ्रांस का, इटली का, हॉलैंड का, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी इटली का। मनुची के बारे में देख लेते हैं, यह इटली का नागरिक था। यह इटालियन यात्री 17वीं शताब्दी के मध्य में शाहजहां के शासनकाल में पटना आया था तथा उस काल के बिहार का वर्णन प्रस्तुत करता है। तो मनुची कहाँ का था? इटली का। 17वीं शताब्दी में बिहार की यात्री पटना की यात्रा किया था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर किस वर्ष पटना आया था? ऑप्शन है आपके सामने, 1665-66 ईस्वी में, 1670-71 ईस्वी में, 1650-51 ईस्वी में, 1680-81 ईस्वी में। इसका ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रांसीसी यात्री था। ट्रेवेनियर कहाँ का यात्री था? फ्रांसीसी। कब आया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1665-66 ईस्वी में पटना आया था। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह फ्रांसीसी यात्री कौन? ट्रेवेनियर 1665-66 में पटना आया तथा इसने पटना में डच निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार की चर्चा की है। जब यह पटना आया था उस समय यहाँ पे किसकी चर्चा की है? सोरे का व्यापार, जिस पे आधिपत्य किसका था? डच व्यापारियों का। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, और जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। 19वीं शताब्दी में बिहार आए अंग्रेज यात्रियों में कौन एक पादरी था? ऑप्शन है आपके सामने, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, रॉल्फ फिच, हीबर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी हीबर। इनके बारे में देख लेते हैं। बिशप हीबर इनको कहा जाता है। यह भी एक अंग्रेज थे। यह अंग्रेज पादरी था जो 1824 ईस्वी में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार पहुंचा था। कब? 1824 ईस्वी में। नदी से गुजरते हुए उसने पटना के मनोरम दृश्य का अवलोकन और वर्णन भी किया है। किसने? तो बिशप हैबर, जो एक पादरी था अंग्रेज। ठीक है, तो आज के जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, हमारा जो ये प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप स्टडी अफेयर्स पे बने रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।